आज की इस वीडियो में आप लोगों को नॉर्मल कैरेक्टर नहीं बल्कि टाइम ट्रैवलर विलन इयॉन की स्टार्टिंग टू एंडिंग सब कुछ बताने वाला हूँ। इसलिए ये वीडियो से मस्ती नहीं बल्कि बहुत जबरदस्त होने वाली है, तो अभी वीडियो को लाइक कर दो। तो बिना टाइम वेस्ट किए अब जल्दी से अपनी इस ऑसम से वीडियो को शुरू करते हैं। देखो यार, अब वैसे तो हमें इयॉन सबसे पहले बेन 10 रेस अगेंस्ट टाइम में देखने को मिला था, बट मैं आप लोग को वहां से नहीं बताने वाला। पहले मैं वहां से बताऊंगा कि आखिर एक बेन इयॉन कैसे बना। मतलब कि यार इयॉन पहले जो कि बेन हुआ करता था, बट वो इयॉन कैसे बना, तो पहले वहां से बात करते हैं। तो ये स्टोरी वहां से शुरुआत होती है जब हर अल्टरनेट बेन के जैसे इयॉन के पास भी एक ऑमनिट्रिक्स होता है और वो उनके जैसे ही एलियन का यूज भी कर रहा होता है। बट एक दिन इयॉन के ऑमनिट्रिक्स के अंदर एक नए एलियन डीएनए अनलॉक होता है और वो जो एलियन डीएनए था वो क्रोनियन स्पीसीज का था, जिस एलियन के पास टाइम पावर्स होती है। और टाइम पावर्स होने की वजह से इयॉन को ये चीज बहुत कूल लगता है, इसलिए इयॉन इस एलियन में बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्म होने लगा था। जैसे कि यार आप लोगों को याद होगा कि जब अपना प्राइम बेन है वो फीडबैक का किस तरीके से यूज करता था। वो दिन भर फीडबैक में ट्रांसफॉर्म होना चाहता था, जब तक यार मेलवेन ने उस फीडबैक को डिस्ट्रॉय नहीं किया था जो अपना प्राइम बेन था, तब तक उस फीडबैक को बहुत ज्यादा यूज करता था। तो ठीक उसी के जैसे जो इयॉन है वो क्रोनियन स्पीसीज का बहुत यूज करता था, जिस यार रीजन की वजह से जो क्रोनियन स्पीसीज होती है वो इयॉन के ऊपर धीरे धीरे करके हावी हो जाती है। और कुछ टाइम बाद ऐसा होता है कि जो वो नॉर्मल बेन 10 था वो धीरे धीरे क्रोनियन पूरा बनते गया और उसका नाम इयॉन हो गया। और फिर कुछ टाइम बाद जो इयॉन की ऑमनिट्रिक्स होती है वो टूट जाती है, जिसको अपने लेफ्ट हैंड में पहन के रखता है। अगर आप लोग देखोगे तो इयॉन का जो लेफ्ट हैंड में वो जो डिवाइस है वो और कुछ नहीं, वो उसकी टूटी हुई ऑमनिट्रिक्स से उसने बनाया है। और वो जो उसकी टूटी हुई ऑमनिट्रिक्स है वो उसको टाइम ट्रैवलिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। उसके बाद हमें ऑफिशियली इयॉन तब देखने को मिलता है जब बेन 10 रेस अगेंस्ट टाइम मूवी आया था। और यार मूवी के स्टार्टिंग में ही हमें इयॉन को दिखा देता है और इयॉन और बेन का फाइट भी हो जाता है, जिसमें यार बेन 10 हीट ब्लास्ट में ट्रांसफॉर्म होता है और वो इयॉन को जला देता है और वहां पर इयॉन गायब हो जाता है। तो बेन को ऐसा लगता है कि है ये तो खत्म हो गया, बट ऐसा सिर्फ बेन को लगता है कि उसने इयॉन को खत्म कर दिया। बट कुछ देर बाद हमें ये पता चलता है कि इयॉन उसके ऊपर पूरा नजर रख रहा है कि आखिर बेन करता क्या है और वो कहां पर जाता है। सब कुछ वो बेन के ऊपर नजर रख रहा था। और ये बात जैसे ही ग्रैंडपा मैक्स को पता चलता है कि बेन के सामने इयॉन आया था, तो वो प्लम्बर्स की एक टीम को रेडी करते हैं। हाँ, वो जितने भी गिने चुने प्लम्बर्स बचे हुए थे उन सबको वो एक ग्रुप बनाते हैं और वो इकट्ठा करते हैं और वो बताते हैं कि आखिर इयॉन वापस आ गया है। और वो जितने भी प्लम्बर्स थे वो सारे बेन को प्रोटेक्ट करने लग जाते हैं और वो बेन पे एनी टाइम नजर रख रहे होते हैं। बट बेन को ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आता और जो बेन होता है उसको ऐसा लग रहा था कि वो इयॉन को हरा देगा और इसलिए वो इयॉन से फेस टू फेस फाइट करना चाहता था। और फिर बेन अपने माइंड का यूज करके कैसे न कैसे करके वहां से भाग जाता है और प्लम्बर्स के नजरों से दूर हो जाता है। बट एंड में उसको ग्रैंडपा मैक्स ढूंढ लेते हैं और वहां पर तभी इयॉन आ जाता है और इयॉन अपने साथ बेन, ग्वेन और ग्रैंडपा मैक्स तीनों को एक जगह लेके जाता है और उन तीनों को पकड़ के रखता है। बट एंड में वो लोग कैसे न कैसे करके सब कुछ मैनेज करते हैं और वो इयॉन को हैंड्स ऑफ आर्मेगेडन के अंदर फेंक देते हैं। बट सब कुछ इतना इजीली नहीं हुआ था। उसके बीच में एक और इयॉन देखने को मिला था और ये हमें तब देखने को मिलता है जब इयॉन, बेन, ग्वेन और ग्रैंडपा मैक्स तीनों को जब पकड़ के रखता है। तब यार इयॉन ने बेन के ऑमनिट्रिक्स के अंदर अपने डीएनए को स्कैन करवाया। वो इसीलिए क्योंकि इयॉन अब काफी ज्यादा बुढ़ा हो गया था और वो हैंड्स ऑफ आर्मेगेडन को ऑन नहीं कर सकता था, इसलिए वो बेन के ऑमनिट्रिक्स के अंदर अपने डीएनए को डालता है और फिर वो उसके ऑमनिट्रिक्स का यूज करके इयॉन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और तब हमें यंग इयॉन देखने को मिलता है जो कि हैंड्स ऑफ आर्मेगेडन को ऑन कर देता है। बट जो हैंड्स ऑफ आर्मेगेडन होता है उसको ऑफ करने के लिए ग्रैंडपा मैक्स आते हैं और जो हमारी ग्वेन रहती है वो उस यंग इयॉन बने हुए बेन को बार बार इमोशनली याद दिलाती है कि तुम इयॉन नहीं हो, तुम बेन हो। अब यार पहले तो उसका कोई फायदा नहीं हो रहा था, बट कुछ देर बाद उसको याद आ जाता है कि वो और कोई नहीं, वो बेन है और वो फिर से नॉर्मल हो जाता है और वो सारे मिलकर ग्रैंडपा मैक्स को ही बचा लेते हैं। और उसके आगे की स्टोरी तो मैंने आप लोगों को बताया है कि उसके बाद मेन इयॉन आ जाता है और उसको अपना बेन 10 हैंड्स ऑफ आर्मेगेडन के अंदर फेंक देता है। उसके बाद हमें इयॉन डायरेक्ट बेन 10 अल्टीमेट एलियन देखने को मिलता है और इस बार वो बेन 10,000 पर अटैक करने जाता है। पहले तो बेन 10,000 से वो बहुत ज्यादा फाइट करता है, बट जैसे ही बेन 10,000 अपने एलियन क्लॉकवर्क का यूज करके टाइम पावर का यूज करता है, वो इयॉन को अपने टाइमलाइन से इरेज कर देता है। और फिर बेन 10,000 मेन प्राइम टाइमलाइन में आता है और उनको प्रोफेसर पैराडॉक्स सजेस्ट करते हैं कि तुम दोनों उस हैंड्स ऑफ आर्मेगेडन को तोड़ दो। और इसलिए जो अपना प्राइम बेन होता है वो विविक में ट्रांसफॉर्म होता है और जो बेन 10,000 होता है वो क्लॉकवर्क में ट्रांसफॉर्म होता है और वो दोनों मिलके उस हैंड्स ऑफ आर्मेगेडन को तोड़ते हैं, जिसकी वजह से वो एक्टिवेट हो जाता है और वहां पर इयॉन आ जाता है। और जैसे इयॉन आता है सबसे पहले वो विविक को इरेज कर देता है और फिर उनकी फाइट चालू हो जाती है। और उसी के बीच हमें इयॉन के एक प्लान के बारे में पता चलता है। जैसे कि पहले बहुत ज्यादा कमजोर था, इसलिए वो अलग अलग टाइमलाइन में जा रहा था और वो अलग अलग बेन 10 की पावर को छीन ले रहा था और उनको अपना गुलाम बना दे रहा था। और इसलिए जो इयॉन के सर्वेंट थे, जब केविन ने उन सबके हेलमेट को निकाला तो उनका चेहरा बेन 10 के जैसा था, क्योंकि वो उनको अपना गुलाम बना ले रहा था। बट फिर एंड में हम लोग ये देखते हैं कि जो प्राइम बेन था वो जेटर में ट्रांसफॉर्म होकर जाता है, वो उस हैंड्स ऑफ आर्मेगेडन को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से जो इयॉन होता है वो भी
इस टाइमलाइन से भी इरेज हो जाता है और वो जितने बेंटेशन थे जिनको वो अपना गुलाम बना के रखा था वो कुछ देर बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाते हैं और वो अपने टाइमलाइन में चल जाते हैं। उसके बाद हमें इयॉन डायरेक्ट बेंटन ओमनीवर्स में देखने को मिलता है और ये हमें तब देखने को मिलता है जब इयॉन 10 साल वाले और 16 साल वाले जो बेन है उनके ब्रेन को एक्सचेंज कर देता है और जो 10 साल वाला बेन था उसके बॉडी में 16 साल वाला आ जाता है और 16 साल की बॉडी में 10 साल वाला बेंटेशन आ जाता है। और वो ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि टाइम में अगर वो कुछ भी गड़बड़ी करता है तो उसको फिक्स करने के लिए प्रोफेसर पैराडॉक्स आएंगे और जैसे वो आएंगे वो उनका क्रोनो नेविगेटर छीन लेगा जिससे वो आराम से टाइम में राज करेगा अपना। और वो इसलिए ऐसा करता है और ठीक प्रोफेसर पैराडॉक्स आते बट 16 साल वाले बेन के पास नहीं, वो 10 साल वाले बेन के पास आते जिसके पास 16 साल का दिमाग था। और फिर हम लोग देखते हैं कि वहां पर इयॉन भी आ जाता है और इयॉन और प्रोफेसर पैराडॉक्स की फाइट होना स्टार्ट हो जाता है और वो उसी टाइम प्रोफेसर पैराडॉक्स के हैंड को कट कर देता है और वो उनका कोई नॉर्मल हैंड नहीं होता बल्कि वही क्रोनो नेविगेटर होता है। और फिर वो जब प्रोफेसर पैराडॉक्स को पकड़ के रखता है और वो उनसे पूछता है कि आखिर तुम्हारा क्रोनो नेविगेटर किधर है, तो प्रोफेसर पैराडॉक्स बताते हैं कि वो क्रोनो नेविगेटर तो मेरे पास है नहीं। और फिर इयॉन बोलता है पैराडॉक्स तुम कुछ भी कर सकते हो पर तुम झूठ नहीं बोलोगे। और वो कैसे न कैसे करके दिमाग लगाता है और पता करता है कि आखिर वो क्रोनो नेविगेटर कहाँ पर है। तो एंड में उसको पता चल जाता है कि वो जो क्रोनो नेविगेटर है वो और किसी के पास नहीं, वो 10 साल वाले बेन के पास ही है और वो प्रोफेसर पैराडॉक्स का वो हाथी है। और वो कैसे न कैसे करके बहुत ट्राई करता है और उसको वो क्रोनो नेविगेटर मिल जाता है और वो जैसे ही उसको मिलता है वो टाइम लूप खोल देता है जिसकी वजह से सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। बहुत सारे टाइम लूप खुल जाते हैं जहां पर मैं प्रोफेसर पैराडॉक्स, 10 साल वाला बेन, 16 साल वाला बेन सब लोग हमें दिखने लग जाते हैं। और फिर इसको रोकने के लिए प्रोफेसर पैराडॉक्स बेन को बोलते हैं कि एक काम करो, तुम दोनों ही बेन क्लॉकवर्क में ट्रांसफॉर्म हो तभी तुम इस चीज को ठीक कर पाओगे। बट जो 10 साल वाला बेंटेशन था उसके ऑमनिट्रस में क्लॉकवर्क का डीएनए नहीं था, इसलिए प्रोफेसर पैराडॉक्स सजेस्ट करते हैं कि तुम दोनों साथ में ऑमनिट्रस को एक्टिवेट करो जिससे तुम्हारी ऑमनिट्रस सिंक्रोनाइज हो जाएगी और तुम सब सेम एलियन में ट्रांसफॉर्म हो जाओगे। और ठीक ये लोग ऐसे ही करते हैं, वो दोनों साथ में ऑमनिट्रस को एक्टिवेट करते हैं जिससे उनकी ऑमनिट्रस सिंक्रोनाइज हो जाती है और वो दोनों क्लॉकवर्क में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। और फिर वो दोनों मिलके इयॉन को टाइमलाइन से ही इरेज कर देते हैं और फिर कुछ देर बाद सब कुछ नॉर्मल होने लगता है। प्रोफेसर पैराडॉक्स सब कुछ ठीक कर देते हैं। उसके बाद हमें इयॉन तब देखने को मिलता है जब वो विलगैक्स के साथ सारे अल्टरनेट बैंड्स को कनेक्ट कर रहा था नो वॉच बैंड को खत्म करने के लिए। और ठीक वो लोग ऐसा करते भी, वो लोग पहले बहुत सारे अल्टरनेट बैंड्स को कलेक्ट करते हैं और वो जितने भी अल्टरनेट बुरे बैंड्स थे वो सारे नो वॉच बैंड को खत्म करने का ट्राई करते हैं। बट वहां पर जो अपना प्राइम बैंड होता है वो आता है, वो उस नो वॉच बैंड को बचा लेता है। और फिर कुछ देर बाद बहुत सारे अच्छे बैंड और ग्वेन आती है जिनकी फाइट हमारे बुरे वाले बैंड रीजन से होने लग जाती है। और उस फाइट के बीच में हम लोग ये देखते हैं कि विलगैक्स ने क्रोनोसेपियन टाइम बॉम्ब का यूज करता है और वो फिर क्रोनोसेपियन टाइम बॉम्ब को एक्टिवेट कर देता है और वो इयॉन को अपना रियल प्लान बताता है कि आखिर उसका रियल प्लान क्या था। और वो बताता है कि उसका जो प्लान है कि वो सारे अल्टरनेट बैंड्स को खत्म कर दे सिवाय नो वॉच बैंड को छोड़ के, और जितने भी ऑमनिट्रस पैन है वो लोग है उन सबको खत्म करना चाह रहा था। और वो ऐसा करता भी और धीरे धीरे करते सभी लोग खत्म हो जाते हैं और उनके साथ इयॉन भी खत्म हो जाता है। बट इसके पार्ट 2 में हम लोग ऐसा देखते हैं कि जो अपना नो वॉच बैंड होता है जिसको प्राइम बैंड ने ऑमनिट्रस जाते वक्त दे दी थी, इसलिए वो क्लॉकवर्क में ट्रांसफॉर्म होता है और वो जितने भी खत्म हुए सारे बेंटेशंस थे वो क्लॉकवर्क की मदद से उन सबको वापस ले आता है। और फिर उनकी फाइट वापस चालू हो जाती है। और फिर जैसे ही सब लोग वापस आते हैं इयॉन सबसे पहले विलगैक्स पर अटैक करता है और जितने भी अल्टरनेट बैंड्स थे उनकी फाइट वापस चालू हो जाती है। और फिर वो जो नो वॉच बैंड था जो कि क्लॉकवर्क में ट्रांसफॉर्म था वो सारे जो बुरे बैंड्स थे उनको और उसके साथ इयॉन को उनके टाइमलाइन में ही भेज देता है। उसके बाद हमें इयॉन तब देखने को मिलता है जब वो मेल्टवन के साथ उसकी हेल्प कर रहा होता है टाइम वॉर के लिए। और वो मेल्टवन के कहने पे अंडरटाउन पे आता है जहाँ पर बहुत सारे टाइम बीस्ट के एग पड़े हुए होते हैं और उसके साथ सुडोरा और एक्सो स्कल देते हैं, जहाँ पर यार उनकी फाइट काफी बार बेन और रुक से होती है और काफी बार बेन रुक प्रोफेसर पैराडॉक्स और बेन 10,000 से होती है। और मैं काफी बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यार वो वाला जो एपिसोड था उसके अंदर में काफी बार ऐसा होता है कि वो लोग टाइम में बार बार पीछे जाते हैं और उस चीज को फिक्स करने का ट्राई करते हैं, क्योंकि इसमें काफी बार गड़बड़ हो जाता है। कभी यार इयॉन टाइम बीस्ट के एग को चोरी कर लेता है और कभी यार वो टाइम बीस्ट के एग को तोड़ देता है तो उसमें टाइम बीस्ट निकल जाता है जो कि एक ब्लैक होल क्रिएट कर देता है जिससे पूरा अर्थ ही खत्म हो जाता है। तो उस चीज को फिक्स करने के लिए लोग बार बार टाइम में आगे पीछे कर रहते हैं और इसीलिए जो सबसे पहले फाइट होती है वो सुबडोरा और एक्सो स्कल की बेंटन की टीम से होने लगती है। और कुछ देर बाद वहां पर इयॉन आता है जो कि डिस्ट्रैक्ट करने का काम करता है। वो यार सबसे पहले टाइम बीस्ट के एक एग को जिंदा कर देता है और टाइम बीस्ट जैसे ही उसके अंदर से निकलता है वो सब कुछ अंडरटाउन और अर्थ के अंदर तबाही मचाने लग जाता है, जिसको रोकने के लिए बेंटन सिंह की टीम आगे बढ़ते हैं। अब यार ये लोग बहुत ट्राई करते हैं बट ये लोग टाइम बीस्ट को नहीं रोक पाते, इसलिए जो बेंटन 1000 होता है वो अपरिक की मदद से एक टाइम साइकिल बनाया था और उस टाइम साइकिल का यूज करके ये लोग लास्ट में ये करते हैं कि टाइम वापस रिवर्स करते हैं जिससे वो जो टाइम बीस्ट होता है वो उस फॉर्म में आ जाता है जब वो एग ही होता है। और फिर कैसे ना कैसे करके वो लोग टाइम बीस्ट को जब एग में बदल देते हैं तो वो उसको वापस से उसी जगह पे रख देते हैं। और यार सच में टाइम बीस्ट ने लोग की बहुत खतरनाक वाली वर्ड लगाई थी। ये लोगों ने बहुत ट्राई करने के बाद टाइम को रिवर्स करके टाइम बीस्ट को फिर से एग में कन्वर्ट किया। उसके बाद प्रोफेसर पैराडॉक्स
ब्लॉक्स एक एक करके सारे टाइम लूप को फिक्स करते हैं और एंड में हमें ये पता चलता है कि इयॉन जो काम करने आया था वो कर लेता है। उसको यार टाइम बिस्ट के एग चाहिए होते हैं मेल्टोएंड के लिए और लास्ट में हम लोग ये देखते हैं कि वो टाइम बिस्ट के एग को चोरी कर लेता है मेल्टोएंड के लिए और वो मेल्टोएंड को उन टाइम बिस्ट के एग को दे देता है। और फिर उसके बाद हमें इयॉन लास्ट बार तब देखने को मिलता है जब मेल्टोएंड अपने एक प्लान के लिए एनाइलार से उस समय में जा रहा था जब टाइम स्टार्ट नहीं हुआ था और एनाइलार की वजह से वो पूरे यूनिवर्स को खत्म करना चाह रहा था। तब यार हमें लास्ट टाइम इयॉन देखने को मिला था और वो जैसे ही आया उसको मेल्टोएंड इरेज कर देता है वहां से और फिर उसके बाद हमें इयॉन कभी भी सीरीज के अंदर नहीं देखने को मिला और ये इयॉन की स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक पूरी स्टोरी थी जिसमें यार इयॉन ने बहुत सारे कांड किए। तो मुझे कमेंट्स में आप लोग बताना कि आप लोग को इयॉन का सबसे खतरनाक कौन सा वाला कांड लगा और हाँ मुझे कमेंट्स में ये भी बताना कि मेरे को नेक्स्ट वीडियो किस कैरेक्टर और एलियंस पे लेके आना चाहिए स्टार्टिंग टू एंड। तो अब जिन भी लोगों ने लाइक नहीं किया अब तो लाइक कर दो यार, अब तो पूरी वीडियो खत्म हो गई क्योंकि यार आपने अगर यहाँ तक वीडियो देखा है तो आप लोग को डेफिनेटली पसंद आया ही होगा, इसलिए वीडियो को एक लाइक कर देना। और यार अगर आप चाहते हो कि आप लोग को और ऐसे ही बेंटन कंटेंट देखना है तो आपको कुछ नहीं करना, नीचे सब्सक्राइब का जो बटन है उस पर क्लिक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो यार, तभी तो आप लोग बेंटन कंटेंट सबसे पहले देख पाओगे, इसलिए जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना और साथ में हाँ उस नोटिफिकेशन बेल को याद से ऑन करना। और हाँ एक चीज तो मैं बताने भूल गया कि डिस्क्रिप्शन में मेरी गेमिंग चैनल का लिंक है और जो भी लोग यार बेंटन देखने में इंटरेस्टेड है, अभी मैंने रिसेंटली बेंटन के गेम्स को खेला है जो कि बेंटन अल्टीमेट एलियन कॉस्मिक डिस्ट्रक्शन था जिसका गेम प्ले वीडियो आप लोगों को देखना चाहिए, आप लोगों को बहुत मजा आएगा। और एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज कि मैंने उस चैनल पे अपना फेस रिवील कर दिया है क्योंकि उसमें मैंने फेस कैम गेमिंग किया है, तो आप लोग वो भी जाके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी एक और नई अमेजिंग सी वीडियो में, बाय बाय गाइस।